सीमा प्रसंग। और सीमा प्रसंग इसलिए सीमा एक धर्मशास्त्र में अष्टादश विवाद पद में एक विवाद पद है सीमा विवाद। जब दो देशों, ग्रामों, नगरों, घरों की सीमा से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस पर हम किस प्रकार से डिसीजन करें, तो ये सीमा विवाद है नहीं। सीमा के बारे में हमारे अनेक मन में विसंगतियां हमारे देश के लोगों में रहती हैं और प्राचीन काल से रही हैं। इसीलिए ओझा जी ने इस विषय को बड़े विस्तार से और प्रमाण के रूप में उपस्थापित किया। इसी प्रसंग को, सीमा प्रसंग को उन्होंने अनेक प्रमाणों के द्वारा, लगभग 14 प्रमाण उन्होंने उपस्थापित किए और 14 प्रमाणों के द्वारा पुराण में जो प्रतिपादित, जो पुराण का वाक्य है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति पूर्वे किराता यस्यांते पश्चिमे यवना स्थिता। इसी जो सिद्धांत पक्ष है, इसी सिद्धांत पक्ष की व्याख्या पूर्व और पश्चिम सीमा के विषय में लोगों के मन में विसंगति है। उत्तरी और दक्षिणी सीमा के बारे में कोई संदेह नहीं है। इसीलिए पूर्वी और पश्चिमी सीमा भारत की क्या थी, भारतवर्ष की, उन्होंने इसीलिए भारतवर्ष के 14वां जो प्रमाण दिया, उस 14वें प्रमाण में यही से यह बात की कि देश जो है दो प्रकार से विभाजित है। ये भुवन कोशे देश विविधा निरूप्यन्ते। दो प्रकार से हम देश के स्वरूप का वर्णन करते हैं। एक राज्य व्यवस्था के द्वारा व्यवस्थित देश और एक भौगोलिक व्यवस्था के द्वारा व्यवस्थित देश। तो उन्होंने कहा जो राज्य व्यवस्था के द्वारा व्यवस्थित देश होता है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये देशा ये न राज्ञा जीयन्ते ते तदायत्त नाम रूपा पूर्वापेक्षया क्वचित अन्य न नामना निर्दिश्यन्ते। जो राजा जिस प्रदेश पर अधिकार कर लेता है उस प्रदेश का वह नाम अपने ढंग से रख लेता है। जैसे गांधार देश अफगानिस्तान देश कहलाने लगा, हिंगला देश सुगुदिया कहलाने लगा, पश्चात में बलूचिस्तान हो गया। पारस्थान देश था वो पर्सिया शब्द, कभी ईरान शब्द से कहा जाने लगा, कभी कैलदिया नाम से कहा जाने लगा, कभी असीरिया नाम से कहा जाने लगा, कभी इराक शब्द से कहा जाने लगा, कभी मेसोपोटामिया नाम से कहा जाने लगा। तो उन्होंने कहा राज्य के कारण राजा जिन क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं उन क्षेत्रों के कारण अपने नाम से प्रचारित कर देते हैं, इसलिए नाम पर नहीं जाना है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमें देखना है कि ये काल काल में अन्य अन्य प्रांत के विभाग भी करते रहते हैं, लेकिन यह असली स्वरूप भारत वर्ष का क्या है, इसको उन्होंने बताने के लिए कहा कि ये भारतवर्षीय प्राचीन भुवन कोशानुसारेण, जो भारतवर्ष का प्राचीन भुवन कोश है, जो पुराणों में हमारे ग्रंथों में प्रतिपादित है, भौगोलिक गणित व्यवस्थाया जब हम देखते हैं तो उसकी पश्चिमी सीमा क्या होती है, तो प्रशांत समुद्र मारभ्य लोहित समुद्र भूमध्य समुद्र पर्यंत प्रदेशे भारतवर्ष शब्दस्य नियतत्वात्। यह भारतवर्ष पश्चिम समुद्र की जो सीमा है, अभी महानंद जी झा आर्यावर्त का विश्लेषण कर रहे थे। यह मनुस्मृति का जो श्लोक है इस पर ओझादी 13वें प्रमाण के रूप में इस पर प्रतिपादन करते हैं। आ समुद्रात वै पूर्वात आ समुद्रात पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुः बुधा। यहाँ पर ओझा जी विमर्श करते हैं कि ये पश्चिम समुद्र कौन सा है। ये पश्चिम समुद्र वही समुद्र है, लोहित समुद्र है, जिसकी मनु भी चर्चा कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रसंग को
उन्होंने कहा भारतवर्षो नहीं तो वस्तुतः नहीं तो भारतवर्ष शब्द हिंदुस्तान शब्द पर्याय वाचिनो वर्ते थे। ये दोनों पर्याय हिंदुस्तान और भारतवर्ष ये पर्यायवाची नहीं है। हिंदुस्तान तो थोड़े हिस्से को हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्ष तो सिंधुस्तान और पारस्थान दो प्रदेश थे। उस सिंधुस्तान को ही आजकल हम हिंदुस्तान कहते हैं और पारस्थान को छोड़ दिए। अब ये केवल कथन मात्र नहीं है, इस कथन मात्र को अनेक प्रमाणों के द्वारा, अब प्रमाण क्या दिए, जैसे मिश्रा जी ने उदाहरण असुर वाले त्रिपुर वाला जो दिया, उस त्रिपुर वाले उदाहरण प्रमाणित किया गया कि इन क्षेत्रों में भारतवर्ष की अवस्थिति थी। केवल यह कथन मात्र नहीं है कि इतना बड़ा भारतवर्ष था। इसीलिए ओझा जी ने उन प्रमाणों को लेकर के व्यवस्थित किया, जैसे पुराण में ही कहा गया, जिसका इन्होंने 12वें प्रमाण के रूप में ओझा जी ने उद्धरण दिया है कि भारतस्यास्य वर्षस्य 9 भेदान निशामय। तो उन्होंने 9 भेद जो भारतवर्ष के हैं, उन 9 भेदों के स्वरूप का वर्णन किया। और असुर वाला जो त्रिपुर वाला है, उपमय संस्कृति जो बनी, अनेकधा प्राग असुरा बभूवुर वर्गैर विभक्ता भुवि तेषु कश्चित वर्गो मयो नाम गतः प्रसिद्धिम माया व्ययम भूरि चकार मायाम बहूनि वीर्याणि कलाश्च वहवोत्र विद्याश्च विभूतयश्च आसीन्मयानां निवेश समुद्र कूले यवन प्रदेशे। उन्होंने यवन शब्द भी पर भी चर्चा की है और कहा है यवन शब्द ग्रीक लोगों का वाचक नहीं है, यवन शब्द यहूदी का वाचक है। इस पर भी ओझा जी ने अनेक विमर्श प्रस्तुत किया है और हमारे सभी वक्ताओं ने इन विषयों को विस्तार से बताया है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से यह जानने की बात है, क्योंकि भारतवर्ष की पूर्वी और पश्चिमी सीमा, यद्यपि आज राजनैतिक रूप से भारत की यह सीमा नहीं है, ये ओझा जी यह बात कह रहे हैं कि अतएव अतएव पश्चिम भारतस्य अफगानिस्तान खुरासान ईरान इत्यादि हिंदुस्तानत्वाभावेपि भारतवर्षत्वम नोपहन्यते। ये भारतवर्ष नहीं है, यह नहीं हो सकता। भले ही पॉलिटिकली उन पर हमारा शासन नहीं है, लेकिन भौगोलिक रूप से जब हम भारतवर्ष की सीमा का निर्धारण करते हैं ग्रंथों के आधार पर, क्योंकि पॉलिटिकल सीमाएं बदलती बिगड़ती रही हैं, लेकिन जो भौगोलिक सीमा भुवन कोश के आधार पर बताई गई है, भारतवर्षस्य भूवृत्त पाद रूपतया प्राचीनार्य शास्त्रे सिद्धांति तत्वात् सर्वम सुस्थम। अतः अमीभि चतुर्दश भी प्रमाणैः पूर्वस्याम दिशि चीन समुद्रम आरभ्य पश्चिमतो लोहित समुद्र पर्यंतम भारतवर्षस्य सीमा भवतीति सिद्धम। ये सीमा ये बताया। अब इस प्रसंग को हमें कैसे जानना, जैसे फार्मोसा शब्द को ताइवान सर ने कहा कि फार्मोसा जो है पूर्वी सीमा जो हमारी फार्मोसा की थी, पश्चिम चीन समुद्र जिसको हम कहते हैं, वो ताइवान में क्या प्रमाण है, आज फिजिकल प्रमाण क्या है? तो वहां के हम संस्कृत अभिलेख पाते हैं, 2री शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक संस्कृत के अभिलेख साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पा रहे हैं। और पश्चिम एशिया के देशों में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। भले ही आज राजनैतिक दृष्टि से आज तो नेपाल और भूटान और मालदीव ये देश, यहाँ पर ओझा जी ने लिखा है कि बर्मा देश भारतवर्ष का हिस्सा था, फिर अलग हुआ, फिर भारतवर्ष का हिस्सा हो गया और फिर आज अलग देश है। तो पॉलिटिकल रूप से सीमाएं बदलती रहती हैं, भौगोलिक,
उस भौगोलिक को हम कहते हैं कल्चर। कल्चरल ज्योग्राफी है, हमारी सांस्कृतिक जो भू भौगोलिक सीमा है, वह सीमा आज भी हमारे मस्तिष्क में है। और उस सीमा को हमें पढ़ना और प्रामाणिक रूप से उसको उपस्थापित करना, लेखों के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से, यही ओझा जी का प्रतिपाद्य है